इवनिंग में। तो उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एमसीक्यू है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, या ऐसे एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगामी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जो एमसीक्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। इसी के साथ ये हमारा है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्लाइंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। क्या हुआ उसको? विद कंप्लेंट ऑफ सीवियर इंडाइजेशन। क्या हुआ है? सीवियर इंडाइजेशन हुआ है। डाइजेशन नहीं हुआ, उसने जो फूड खाया है वो डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। सीवियरली मतलब ये परसिस्टेंटली हो रही है दिक्कत। तो द फिजिशियन, जो डॉक्टर है, उसने ऑर्डर कर दिया ऑर्डर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर किया है टू कंफर्म कोलेसिस्टाइटिस, कि ये कोलेसिस्टाइटिस की बीमारी हो सकती है। अब हमें समझना होगा कि कोलेसिस्टाइटिस क्या है पहले क्वेश्चन को समझने के लिए। आगे इसने लिखा है कि द नर्स एंटिसिपेट्स दैट फिजिशियन विल ऑर्डर विच टेस्ट। तो कहने का पावर, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो कोलेसिस्टाइटिस है उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। बाकी क्वेश्चन की सारी लैंग्वेज है कि डॉक्टर ने एक ऐसा टेस्ट ऑर्डर किया जो कि नर्स को पता है कि कोलेसिस्टाइटिस के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से डॉक्टर लिखेगा। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है एब्डोमिनल कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी कि एब्डोमिनल सीटी स्कैन। दूसरे ऑप्शन में लिखा है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तीसरे में लिखा है बैरियम स्वेलो। चौथे में लिखा है कोलोनोस्कोपी। गाइस आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब हमें पहले यह समझना होगा कि कोलेसिस्टाइटिस क्या है एक्चुअल में। तो कोलेसिस्टाइटिस क्या है? कोले मतलब कोलेसिस्ट। कोलेसिस्ट क्या होता है? गोल ब्लैडर। किसको बोलते हैं? गोल ब्लैडर। और कोलेसिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। यदि किसी पेशेंट में गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन को हमें क्या करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि कौन सा टेस्ट करवाना होता है। गॉल ब्लैडर में आपको पता है क्या चीज स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर क्या चीज स्टोर होती है? बाइल स्टोर होता है। और जैसे ही कोई फैटी फूड ड्यूडेनम के अंदर एंट्री करता है तो वो स्टिमुलेट होके कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है जैसे आपको पता है, और वो क्या कर देता है? गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। यदि गॉल ब्लैडर के अंदर खुद के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी या उसकी वॉल थिक हो रखी होगी, उसके अंदर कुछ इंजरीज होंगी, उसके अंदर कोई स्टोन होगा, उस कंडीशन में गॉल ब्लैडर अपना काम नहीं करेगा, यानी कि वो बाइल को स्टोर नहीं करेगा। यदि बाइल को स्टोर नहीं करेगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। फैट जो है वो क्या नहीं होगा? फैट का डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन अवॉइड हो जाएगा, फैट का डाइजेशन। समझे बात? तो हाँ, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसको करके हमें पता लग सकता है कि इस पेशेंट को कोलेसिस्टाइटिस है? हाँ जी, पहला ऑप्शन में इन्होंने लिखा सीटी स्कैन करवा लो। क्या करवा लो? सीटी स्कैन करवा लो। बिल्कुल सीटी स्कैन से हमें पता लग सकता है, पर सीटी स्कैन की वजह से पेशेंट को रेडियो एक्टिव रेज का एक्सपोजर होगा। तो हम डायरेक्टली सीटी स्कैन पे जंप नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि पहले ऐसा कोई टेस्ट जो हमें गाइड कर दे कि हाँ इस पेशेंट को क्या है, इन्फ्लेमेशन है। सीटी स्कैन एक रास्ता है, पर सीटी स्कैन एक बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्सपोजर वाला, जिसके अंदर पेशेंट को रेडियो एक्टिव एक्सपोजर होगा। और उसके साथ साथ ये क्या होगा, एक एक्सपेंसिव तरीका है। क्या है? एक एक्सपेंसिव वे है। तो हम पहला ऑप्शन है उसको चूज नहीं करेंगे, पर उसको एक बार हम क्या करेंगे, रख लेंगे कि हो सकता है यदि अगले वाले ऑप्शन हमें नहीं मिले तो ये आंसर भी हमें लगाना पड़ सकता है। सेकंड ऑप्शन में इसने लिखा है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड हमें क्या बता सकती है? जी अल्ट्रासाउंड हमें बता सकती है। अल्ट्रासाउंड एक्चुअल में है क्या? अल्ट्रासाउंड में होता यह है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स को हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स को किसी भी कैविटी के ऊपर से, जैसे वो जो प्रोब होते हैं ना अल्ट्रासाउंड के, उससे हम क्या करेंगे, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक जो वेव है उनको भेजते हैं। तो हमारा इक्विपमेंट है वो अल्ट्रासाउंड वेव को अंदर एब्डोमिन के अंदर भेजता है, और जिस एरिया में वो टकरा के वापस आती है अल्ट्रासोनिक वेव, उससे जो आगे की जो स्ट्रक्चर है एब्डोमिन की, मान लो ये एब्डोमिनल, हम कहें कि एब्डोमिनल वॉल है, यहां से यदि हम प्रोब से मैं चेक करूंगा तो क्या होगा, जो प्रोब है वो क्या करेगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पहले अंदर भेजेगी, और जो इसके beneath ऑर्गन होंगे वो अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि जो साउंड वेव्स है वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, वापस भेजेंगे। और जो हम अल्ट्रासोनिक वेव भेज रहे हैं और जितनी अल्ट्रासोनिक वेव हमें रिसीव हो रही है, वहां से हमें एक आइडिया हो जाता है कि ऑर्गन की जो है, ऑर्गन का जो कंडीशन है, उसकी जो एनाटॉमी है वो कैसी हो रखी है। मान लो वहां पे कोई पैथोलॉजिकल चेंज आ रखा है, जैसे हम कोलेसिस्ट की बात करें, गॉल ब्लैडर की बात करें, तो गॉल ब्लैडर की वॉल थिक हो रखी है, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन है, उसकी वॉल थिकनेस, या हम कहें गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस के साथ साथ में क्या किससे पता लग जाएगा, वॉल थिकनेस हो सकती है। और जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है डिस्टेंड हो रखी हो, डिस्टेंशन उसका, या डायलेशन हो सकता है। जो हमारी जो पेशेंट की कॉल जो भी उसकी कॉमन बाइल डक्ट है उसका डायलेशन यदि हो रखा है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि गॉल ब्लैडर के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखी है। तो बिल्कुल हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर पेशेंट को कोई भी रेडियो एक्टिव एक्सपोजर नहीं होता, हम सिर्फ साउंड वेव के साथ क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। आगे इन्होंने लिखा बेरियम स्वेलो, चलो इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि बेरियम स्वेलो क्या है। यदि यहाँ पे ये आई गए तो बेरियम स्वेलो क्या होता है, बेरियम स्वेलो के अंदर क्या किया जाता है, जो बेरियम स्वेलो होता है उसके अंदर पेशेंट को बेरियम खिलाया जाता है, क्या करते हैं, बेरियम को स्वेलो करवाया जाता है। अब बेरियम यदि पेशेंट स्वेलो करता है तो वो बेरियम कैसे जाएगा, वो बेरियम पहले इसोफेगस में जाएगा, फिर वो बेरियम स्टमक में जाएगा, स्टमक से वो बेरियम जो है ड्यूडेनम के अंदर चला जाएगा, जेजुनम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यदि पेशेंट बेरियम को खाएगा तो जब पेशेंट बेरियम को खाएगा, जैसे जैसे बेरियम क्या होगा, आगे प्रोपल्स होगा, जैसे ही बेरियम अपनी एक्टिविटी आगे, बेरियम जैसे पेशेंट ने स्वेलो किया वो आगे की ओर बेरियम बढ़ेगा, तो वो क्या किया जाता है, वहां पे सीरीज ऑफ एक्सरे लिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सीरीज ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं, अलग अलग टाइम पे एक्सरे लिए जाते हैं। जब मान लो कि बेरियम पेशेंट ने खाया, बेरियम इसोफेगस के अंदर है तो इसोफेगस की स्ट्रक्चर पता लग जाएगी, यदि स्टमक के अंदर है तो स्टमक की स्ट्रक्चर पता लग जाएगी, यदि ड्यूडेनम के अंदर है तो ड्यूडेनम का पता लग जाएगा। तो जो बेरियम स्वेलो है वो किससे रिलेटेड है, वो जो ट्रैक है, वो जो जीआई का ट्रैक है, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, उनकी स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। उनके अंदर कोई अल्सर हो रखे हैं या उनके अंदर कोई क्या हो रखा है, किसी भी प्रकार का कोई परफोरेशन हो रखा है या उनकी वॉल थिकनेस हो रखी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बेरियम स्वेलो किया जाता है। फॉर नहीं बताएगा हमें कि कोलेसिस्टाइटिस है। जो बेरियम स्वेलो है वो जीआई ट्रैक्ट को के अंदर कोई भी एनोमली को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे कोलोनोस्कोपी है, तो आपको पता है, यहाँ से नाम से पता लग रहा है कि कोलोनोस्कोपी का मतलब कोलन को स्कोप कर रहे हैं, किसको, कोलन। कोलन क्या होता है, कोलन होता है जी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन बोल देते हैं। अधिक यदि हम क्या करें, कोलन के अंदर कोई स्कोप डाल के यानी कि कैमरा डाल के क्या कर रहे हैं, कैमरा डाल के उसको देख रहे हैं, कोलन को स्कोप कर रहे हैं यानी कि कोलन को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, सिंपल। तो वो किससे रिलेटेड है, लोअर जीआई ट्रैक से रिलेटेड है, किससे, लोअर जीआई ट्रैक की स्टडी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब जो बेरियम स्वेलो वो अपर जीआई स्टडी के लिए है, और कोलोनोस्कोपी किसके लिए, लोअर जीआई स्टडी के लिए। एब्डोमिनल टोमोग्राफी हाँ हो सकता था पर यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे आइडियली क्या यूज करेंगे हम, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि विच टेस्ट, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो
कि इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसने मोस्ट कॉमन लिख दिया, कुछ क्वेश्चनों में आएगा मोस्ट एक्यूरेट, पर यहाँ क्या लिखा है इसने, मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन मतलब जो बार बार यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, द एरिया ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। क्या कहना चाह रहा है कि जो हार्ट है कि जो मसल्स हैं आपको पता है उनको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियल लेयर बोलते हैं जिसके अंदर मसल है। यदि मसल के हो जाता है तो कि जो मेरा पेशेंट है उसके जो मसल्स में ब्लड सप्लाई कम हुई है या मायोकार्डियल इंफाक्ट हुआ है, वो किस एरिया में हुआ है। मान लो कि वो लेटरल साइड में हुआ है तो मुझे कैसे पता चले, मान लो कि वो राइट वेंट्रिकल में हुआ है तो मुझे कैसे पता चले, हो सकता है कि वो राइट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर साइड में हुआ है, तो वो उन चीजों को लोकेट कैसे किया जा सकता है। एक्चुअल में हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाता है मतलब हार्ट के मसल्स को यदि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, यदि हार्ट के खुद के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती उसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। पर हो सकता है ना किसी एक ब्रांच के अंदर कोई क्लॉट आया हो, तो हो सकता है कि पेशेंट का कोई भी जो हार्ट का एक एरिया है उसके अंदर इन्फाक्शन हो, तो उसको लोकेट कैसे करें कि कौन से एरिया में क्या हो रखा है, इन्फाक्शन हो रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन की लोकेशन क्या है। तो पहले में लिखा है इसने कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब हार्ट के अंदर कुछ ऐसा कैथेटर डाल के हम देख लें कि वहां पे क्या हो रखा है, कोई ब्लॉकेज। आगे इसने लिखा है कार्डियक एंजाइम का टेस्ट कर ले। जी हाँ, कार्डियक एंजाइम करते हैं, इन्फाक्शन के लिए करते हैं, टू डिटेक्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। आगे इसने लिखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी, ठीक है। और फोर्थ में इसने लिखा है इकोकार्डियोग्राम, जिसको हम इको बोल देते हैं। तो जरा गैस कीजिए आप अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसका हो सकता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन हो सकता है, कार्डियक एंजाइम का टेस्ट हो सकता है, या इकोकार्डियोग्राम या ईसीजी हो सकती है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है एक्चुअली कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होगा, जो हमारा हार्ट है हम क्या करेंगे, हम किसी भी अप्रोच से, मान लो हमने आर्टरी के अप्रोच से हार्ट के अंदर क्या किया, हार्ट के अंदर कैथेटर डाला। ये मान लो अयोर्टा के थ्रू हम आए, मान लो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू हम आए, आगे बढ़ते हुए अयोर्टा से हम कहां से एंट्री करके, हम जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर एंट्री करके। हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल तक हमने सर्कुलेशन को देख, ये भी हो सकता है कि हमने हार्ट का जो खुद को सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट की जो खुद को ब्लड सप्लाई हो रही है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई होती है, जो लेफ्ट ब्रांच आती है वो आगे दो में डिवाइड हो जाती है जी, एक सर्कमफेरेंशियल होती है, एक डिसेंडिंग होती है। राइट ब्रांच क्या होती है, डायरेक्टली पीछे की ओर चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट की जो आर्टरीज होती है, हार्ट को जो खुद को ब्लड सप्लाई करती है, उनको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। यदि हम कोरोनरी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच है, फॉर एग्जांपल इस ब्रांच के अंदर मान लो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, फॉर एग्जांपल कि जो डिसेंडिंग ब्रांच थी, डिसेंडिंग जो कोरोनरी आर्टरी थी, इसके अंदर यहाँ पे कोई क्लॉट फंसा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई फैट का प्लैक फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है, फैट जमा हो गया है इस एरिया में। फॉर एग्जांपल जो डिसेंडिंग जो कोरोनरी आर्टरी थी उसके अंदर क्या जमा हो गया, फैट जमा हो गया। यदि यहाँ पे फैट जमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस यदि वो हो रखा है, हाँ, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन मुझे बता सकता है कि इस एरिया में ब्लॉकेज है, पर इन्फाक्शन तो इसके अगले एरिया में होगा। ये नहीं डिटेक्ट कर सकता कि आगे कितना एरिया एक्सपोज हो चुका है, आगे कितने एरिया को क्या नहीं मिल रही है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन सिर्फ हमें इतना बता सकता है कि जो उसकी जो जो रुकावट आ रही है, जहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी लोकेशन क्या है, ना कि वो ये बताएगा कि जो मसल डैमेज हुए हैं, जिसको हम मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या लोकेशन है। तो क्वेश्चन पे इसलिए हम आंसर नहीं मानते। फिर हम बात करते हैं कार्डियक एंजाइम्स की। तो जो पहला ऑप्शन था ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इतना बता सकता है कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, सिर्फ इतना बता सकता है, पर ये नहीं बता सकता कि आगे कितने मसल्स इन्वॉल्व होके उनके अंदर इन्फाक्शन हो चुका है। समझे बात को।
अगला है, अगले में लिखा है कि कार्डियक एंजाइम। अब कार्डियक एंजाइम्स हमने पढ़ा है जी कि यदि किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है उसका क्या करवा लो, ट्रोप-टी करवा लो, ट्रोपोनिन टी करवा लो जी, ट्रोपोनिन आई करवा लो जी, क्या करवा लो, ट्रोपोनिन टी करवा लो, ट्रोपोनिन आई करवा लो, ये कार्डियक एंजाइम है। CKMB करवा लो जी, मायोग्लोबिन का टेस्ट लेवल चेक करा लो, ये सारे कार्डियक एंजाइम है। क्या ये जब किसी पेशेंट को क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तब इनका लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। पर आप मुझे बताओ कि क्या हम ये सोच सकते हैं कि यदि किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन टी का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें कहीं से पता लगेगा कि उसकी जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की लोकेशन है वो लोकेशन क्या है? वो तो कोई लोकेशन नहीं बताएगा, वो तो जस्ट इतना बताएगा कि ट्रोपोनिन टी का लेवल हाई है, कहीं ना कहीं हार्ट के मसल्स के अंदर क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो हम कभी श्योर नहीं हो सकते कि लोकेशन क्या है, क्योंकि हमें ये ढूंढना है कि एरिया क्या है। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एरिया ढूंढो, लोकेट करो कि किस एरिया में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। तो जो कार्डियक एंजाइम है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में तो हमें सूचना देती है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मसल कहीं ना कहीं डैमेज हुए, पर ये श्योर नहीं होते कि किस एरिया के, कौन से वेंट्रिकल के, कौन से एट्रियम के, कौन सी वॉल के मसल डैमेज हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, तो इसका मतलब पहला आंसर भी नहीं है, दूसरा आंसर भी नहीं है। अब आते हैं तीसरे आंसर पे। तीसरे आंसर में क्या है, आपको यदि पता होगा कि ECG जो है वो हमें क्या देती है, वो हमें 12 लीड्स बताती है। 12 लीड को हम बोल सकते हैं कि 12 व्यू देती है, यानी कि 12 डायरेक्शन से हमें बताती है, अलग अलग 12 डायरेक्शन से हमें बताती है कि कार्डियक जो मसल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या चल रही है। आपको पता है कि जो हार्ट है यदि इसके किसी भी एरिया के मसल डैमेज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स की बात करूं, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो उसके इंफीरियर वॉल या एंटीरियर वॉल के यदि मसल्स यहाँ पे डैमेज हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ से इंपल्स आ रहा था, इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहा था SA नोड से और फिर वो जा रहा था AB नोड तक, तो AB नोड से आगे वो जो भी बंडल ऑफ हेयर्स से होता हुआ प्रकंजे फाइबर में आ रहा था, तो जिस एरिया के मसल डैमेज हो जाएंगे ना वहां पे डिस्टरबेंस हो जाएगी। वहां पे किस में डिस्टरबेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टरबेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टरबेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। ठीक है, यदि किसी पर्टिकुलर जो 12 लीड हम पढ़ते हैं, जैसे 12 लीड हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये जो बाइपोलर लीड्स होती हैं। फिर आ गई AVR, AVF और AVL। इसके अलावा आ जाती है V2, V3, V4, V5 एंड V6। एक्चुअल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो पेशेंट को हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, जो चेस्ट पे पेशेंट के 6 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और 4 उसके लिम्स पे लगाते हैं, वो टोटल 10 जो चीजें लगाते हैं वो हमारी लीड्स नहीं होती हैं, वो लीड्स नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो हमारी ECG मशीन है, ECG मशीन वो क्या करती है, उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कंपैरिजन करके देखती है। जब वो कंपैरिजन करती है ना तो क्या प्राप्त होती है, उसको अलग अलग व्यू होती है, उसको अलग अलग लीड्स प्राप्त होती है 12। अब यदि फर्स्ट तो ये पर्टिकुलर क्या बताएगी कि कौन सी वॉल का MI है। जैसे मैं आपको 1-2 का बता देता हूं, जैसे लीड 1, यदि लीड 1 के अंदर ECG डिस्टर्ब हुई है, लीड 1 के अंदर लीड डिस्टर्ब हुई है, के अंदर हम बोलते हैं कि कौन सी वॉल का MI हुआ है। यदि लीड 1 के अंदर मान लो ECG चेंजेस आ गए, ECG चेंजेस यदि आए और मायोकार्डियल इंफाक्शन वाले ECG चेंजेस आए तो बोलते हैं कि कौन सा MI हो गया, लेटरल वॉल MI हो गया। यदि लीड सेकंड के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, ECG चेंजेस आते हैं, लीड सेकंड के अंदर ECG चेंजेस आते हैं, तो उसको बोला जाता है कि कौन सी वॉल का MI हो गया, इंफीरियर वॉल का MI हो गया। कौन सी वॉल का, इंफीरियर वॉल का MI
हो गया है। इसी प्रकार से यदि ए बी एल में दिक्कत है तो भी लेटरल वॉल का एम आई है। यदि ए बी एफ में दिक्कत है तो कौन सा एम आई है? इंफीरियर वॉल का एम आई है। कौन सी वॉल का? इंफीरियर वॉल का एम आई है। और इसी आगे हम यदि बात करें, यदि V1 और V2 के अंदर कोई चेंजेस है तो उसको बोलते हैं कि ये क्या करती है? V1 एंड V2। तो सेप्टम के अंदर क्या दिक्कत है? सेप्टम जो है, वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उनके अंदर V1 एंड V2 फिर V4 इनसे रिलेटेड क्या हो जाता है कि एक में एंटीरियर वॉल एम आई और एक के अंदर क्या हो जाता है? सेप्टम के अंदर एम आई हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर आप ये कैसे बता रहे हो? आपको ये कैसे पता कि भाई जो लीड 1 है इसकी वजह से लेटरल वॉल में एम आई होता है, जो लीड 2 है इसकी वजह से इंफीरियर वॉल में एम आई होता है? तो इसको समझने के लिए आपको ईसीजी की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और यदि आप इसको समझना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे जो थंबनेल पे नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी ऐप के अंदर चलती हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमारी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होती हैं ईसीजी से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है वहां पे हम उसको कवर करते हैं। आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे जो थंबनेल पे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं उन कॉन्टेक्ट नंबर्स जो वीडियो के स्टार्टिंग में आ रहे थे उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करना है और अपनी क्वेरी बतानी है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपकी फिंगर्स पे करवा सकता हूँ, आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा, बिल्कुल आपको लॉजिकली बता सकता हूँ कि जो एम आई है वो जो लीड 1 है उसमें लेटरल वॉल एम आई क्यों होएगा, जो लीड 2 है उसके अंदर इंफीरियर वॉल एम आई क्यों होगा, और लीड 3 के अंदर कौन सी इंफीरियर वॉल का फिर से एम आई होगा। तो ये जो चेंजेस हैं इनकी वजह क्या होती है। तो इस वजह से हमें आइडिया हो गया कि जो ईसीजी है वो हमें क्या बताती है? वो हमें क्या बताती है? एम आई की लोकेशन बताती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलो सर इको क्यों नहीं करवा के देखेंगे? हाँ, इको हमें बताती है लोकेशन, पर इको हमें ये लोकेशन बताती है कि जब किसी भी एम आई की वजह से जब एम आई हुआ, जैसे मान लो कि ये हार्ट था, हार्ट के मसल्स में क्या हो गया? एम आई हो गया, मसल्स में क्या हो गया? डैमेज हो गया। जिस एरिया पे मैंने पेन घुमाया मान लो इतने मसल्स डैमेज हो गए, पहले तो ये इनमें क्या होगा? इस्कीमिया होगा। क्या होगा? इस्कीमिया होगा, यानी कि थोड़े टाइम के लिए एक ब्लूइश कलर आ जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस्कीमिया के बाद ये किस फेज में चला जाएगा? नेक्रोसिस की फेज में चला जाएगा। नेक्रोसिस के बाद में ये किस फेज में चला जाएगा? गैंग्रीन की फेज में चला जाएगा। तो जो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है ना वॉल के अंदर, उसको डिटेक्ट करती है। कौन डिटेक्ट करती है? तुम्हारी इको डिटेक्ट करती है जी। हमारी जो इको हम करके देखते हैं वो डिटेक्ट करती है जो इरिवर्सिबल या वॉल के अंदर जो विजिबली चेंज आते हैं उनको डिटेक्ट करती है इकोकार्डियोग्राम। जो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है मेजर लॉन्ग टर्म आफ्टर एम आई या कोई भी ऐसा एंजाइना के अटैक के बाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ईसीजी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंफीरियर वॉल, लीड 3 से इंफीरियर वॉल एम आई होता है। आप इसको लिखिए मत, कोई जरूरी नहीं है, ये बुक्स के अंदर है चीजें, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। समझना बहुत जरूरी है, इसको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आप बार बार भूल जाओगे। यदि आप ये रट्टा मारोगे कि लीड 1 की वजह से कौन सा होता है, लीड 2 की वजह से कौन सा होता है, सर लीड 3 की वजह से कौन सा होता है, तो इसके लिए आपको ईसीजी को प्रॉपर समझना होगा। आपको ये याद रहेंगी बिना आपको रट्टा मारे। आज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इसने लिखा है कि जो क्या है वो कलेक्ट कर रही है यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट कर रही है। और पेशेंट को क्या लगा हुआ है? क्लाइंट इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, पॉलिश कैथेटर या इंडवेलिंग कैथेटर को पेशेंट को लगा हुआ है। विच मेथड इज करेक्ट प्रोसीजर? कौन सा ऐसा करेक्ट प्रोसीजर है टू फॉर ऑब्टेनिंग
ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। फॉर ऑब्टेनिंग ए यूरिन स्पेसिमेन, जो यूरिन का स्पेसिमेन है उसको इकट्ठा करने का, ऑब्टेन करने का कौन सा तरीका जो है वो करेक्ट है, कौन सा तरीका जो है करेक्ट है, किन पेशेंटों के अंदर जिनके अंदर क्या लगा हो, इंडवेलिंग कैथेटर लगा हो। सिंपल सी स्टोरी है, यदि कैथेटर लगा हुआ है तो उसके यूरिन का सैंपल आप कैसे लोगे, वेरी सिंपल। तो पहले ऑप्शन में इसने लिखा है प्लेस ए न्यू ड्रेनेज बैग, कहता कि भाई बैग नया लगा दो, क्या कर दो, जो यूरिन का कलेक्शन बैग है ना वो कह रहा है कि नया लगा दो, न्यू ड्रेनेज बैग लगा दो जब आपको सैंपल लेना हो, ठीक है। और बाद में कह रहा है कि ऑन द कैथेटर नया बैग लगा के फिर क्या कर लो, उसमें से सैंपल लो। अब आपको पता है कि हर पेशेंट की, यदि पेशेंट का नॉर्मल यूरिन आउटपुट भी होगा तो वो यूरिन आउटपुट कितना होगा, 30 ml पर आवर, यानी कि हर मिनट में कितना कितना यूरिन आएगा पेशेंट को, आधा ml आएगा, कितना आएगा, हाफ ml आएगा, 0.5 ml पर मिनट उसको यूरिन आएगा, यूरिन आउटपुट जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट यदि उस पेशेंट की हुई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप न्यू ड्रेनेज बैग भी लगा दोगे ना तो क्या करना पड़ेगा, एक 15 ml का सैंपल लेने के लिए भी आपको कितनी वेट करनी पड़ेगी, 30 मिनट की वेट करनी पड़ेगी। 30 मिनट की वेट करोगे किसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, उस यूरिन के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यदि उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो जो आप रिपोर्ट भेजोगे ना उस रिपोर्ट में क्या आ जाएगी, ऑल्ट्रेशन आ जाएगी, वेरी सिंपल, ऑल्ट्रेशन आ जाएगी उसके अंदर। तो जो पहला तरीका है जी, जो इसने सजेस्ट किया कि भाई एक नया आप ड्रेनेज बैग लगा दो, ये तरीका क्या है, गलत है, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हम ड्रेनेज बैग लगा के यूरिन को कलेक्ट नहीं करते, वेरी सिंपल। अगले में हम डिस्कस करते हैं कि अगला अगला क्या लिखा है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन में लिखा है ट्यूबिंग को कहते जो मान लो कि हुआ क्या लगा हुआ है, पोलिस लगा हुआ है मान लो, ठीक है, और पोलिस से क्या जुड़ा है आगे, यहां से मान लो इस जॉइंट के आगे जुड़ा हुआ है हमारा ड्रेनेज बैग, यहां तक पोलिस है। तो ये कह रहा है कि यहां से पोलिस को डिस्कनेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, ये कह रहा है कि इसको क्या कर, डिस्कनेक्ट कर लो। मान लो ये पोलिस रहा, आगे का बैग जो था उसको डिस्कनेक्ट कर लिया, आगे देखते क्या बोलता है, डिस्कनेक्ट द कैथेटर ट्यूबिंग फ्रॉम ड्रेनेज इन द यूरिन फ्रॉम ट्यूबिंग इनटू स्पेसिमेन कप। कहता जो पॉलिश बचा है ना पेशेंट साइड में मान लो ये लगा हुआ है, तो कहता कि कप के अंदर यूरिन ले लो। तो यहाँ से आपको सेम स्टोरी पता है कि कप के अंदर क्या आएंगे, ड्रॉप आएंगे। और यदि आपको मान लो 15 ml यूरिन चाहिए होगा ना, 15 ml, तो आपको कितनी वेट करनी पड़ेगी, 30 मिनट्स वेट करनी पड़ेगी। यदि आपका मन है उसको पकड़ के बैठने का तो आप बैठ सकते हो कि नीचे ऐसा कटोरा लेके बैठे रहो कि पेशेंट को एक ड्रॉप यूरिन आ रहा है और आप उसका यूरिन का क्या कर रहे हो, स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हो। तो ये भी एक क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, एक रॉन्ग मेथड है, क्योंकि इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्पेसिमेन इन्फेक्टेड हो सकता है। अगले ऑप्शन में इसने लिखा है रिमूव द कैथेटर, कह रहे कैथेटर को रिमूव कर दो, कैथेटर को हटा दिया। फिर आगे लगे लिखा है इसने इंसर्ट स्ट्रेट कैथेटर टू कलेक्ट स्पेसिमेन, कहता K19 डाल के S19 डाल के क्या कर लो, कहता जो पॉलिश कैथेटर लगा है उसको तो निकाल दो, तो सैंपल निकाल लो। वो तो फिर वही बात हो गई, वो तो ड्रॉप वाला जो मेथड इसके बी ऑप्शन में हमने डिस्कस किया था, सेम ऑप्शन यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी मेथड क्या है, गलत है। अगले मेथड की बात करते हैं। आगे इसने लिखा है डी मेथड में लिखा है क्लीन द सैंपलिंग पोर्ट, कह रहे हैं कि जो भाई जो लगा, जो पॉलिश कैथेटर लगा है, कहते कि उसके अंदर एक क्या लगा होगा, स्पेसिमेन पोर्ट लगा हुआ। मान लो ये पॉलिश कैथेटर है तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि एक स्पेसिमेन के लिए अलग से क्या लगा होगा, पोर्ट लगा होगा। मान लो ये वाला जुड़ा हुआ है हमारा ड्रेनेज बैग के साथ में, और एक स्पेसिमेन के लिए उन्होंने अलग से पोर्ट दिया है, कहते कि एक अलग से पोर्ट दे दिया। जो स्पेसिमेन पोर्ट दिया है तो करना है, कहते कि उसको क्लीन कर लो, इस एरिया को क्या करना है, स्पेसिमेन वाले पोर्ट को क्या कर लेना है, क्लीन कर लिया। आपने स्पेसिमेन के पोर्ट को क्लीन किया, उसके बाद में क्या किया, विद अल्कोहल से क्लीन करना है जी। इंसर्ट ए स्टाइल नीडल विद सपोर्ट, कहते हैं इसके अंदर क्या इंसर्ट करो, सिरिंज निडल इंसर्ट करो विद ट्रायल निडल एंड सिरिंज के साथ में आप क्या करो, यहाँ से सैंपल को
विड्रॉ कर लो। अब आप देख लो कि जो पेटेंसी है वो किसी भी एरिया में एक्सपोज नहीं हो रही है। होलिस कैथेटर से डायरेक्टली हमारा जो सिरिंज है, सिरिंज के अंदर यूरिन आ जाएगा। तो जो यूरिन का स्पेसिमेन है वो एक क्लोज्ड एरिया में रहेगा, उसका इन्फेक्ट होने का चांसेस मिनिमल रहेगा। तो ये है एंड बेस्ट वे। जो इसने 4 मेथड दिए उनमें से सबसे बेस्ट क्या है? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाइए। अगले क्वेश्चन में इसने लिखा है कि एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट अंडरगोज ए बोन मैरो बायोप्सी। उसके बोन मैरो, उसकी हड्डी के अंदर का जो मैरो है उसकी बायोप्सी करिए। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है जी जो सेल का सैंपल लेती है। किसका सैंपल लेती है? सेल का या टिश्यू का सैंपल लेती है। और हम बायोप्सी के सैंपल में क्या देखते हैं, क्या स्टडी करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। यदि उसके अंदर टिश्यू है तो हम क्या करेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी की स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हम हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी की स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा वहां पे कि जो सेल है वो नॉर्मल सेल है या क्या है? नॉर्मल है या क्या हो रखे? एबनॉर्मल हो रखे। एबनॉर्मल इन द सेंस कि मान लो कि हमने किसी के थायराइड का सैंपल लिया। यदि उस सैंपल के अंदर थायराइड ग्लैंड जैसे सेल मिले तो वो क्या है? सेल को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, वेल डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं उनको। सेल नॉर्मल कंडीशन में है। पर यदि वहां पे हमें ऐसे सेल मिले जो थायराइड से जिनका लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल थायराइड के सेल जैसे नहीं दिखते, तो उनको बोलते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड सेल। जो बायोप्सी होती है ये कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। किसको डिटेक्ट करने के लिए? कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए। कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? बेस्ट मेथड जो है वो क्या होता है? बायोप्सी होता है। क्या होता है? बायोप्सी होता है। ठीक है, इतनी सी बात हम बायोप्सी के बारे में जान लेते हैं। आगे देखते हैं क्या बात करता है। आगे इसने लिखा था नर्स अंडरस्टैंड। नर्स को पता लग गया। नर्स को क्या पता लग गया जी? बताइए आपको क्या पता लगा? पर्पस ऑफ द बायोप्सी। कहते कि वहां पे बोन मैरो की जो बायोप्सी करी है उसका पर्पस क्या है? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कहते कि जो जो चीजें सही है उसको क्या कर दो? सिलेक्ट कर दो। तो इन्होंने लिखा है पहले ऑप्शन में लिखा है द टाइप ऑफ ल्यूकेमिया द क्लाइंट हैज। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का कैंसर है, WBC का कैंसर है। तो पहले ऑप्शन में बायोप्सी क्या बताती है? कैंसर के बारे में बताती है। बायोप्सी क्या बताती है? सेल स्टडी के बारे में बताती है। ल्यूकेमिया होता है वो किसका कैंसर होता है? WBC का कैंसर होता है। तो यदि बोन, आपको पता है WBC कहाँ बनेगी? बोन मैरो कैंसर बनेगी। तो यदि हमें WBC के कैंसर को पता लगाना है कि कोई वहां पे एबनॉर्मलिटी हुई है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? बायोप्सी लेनी पड़ेगी जी। वो एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया कि बोन मैरो से सैंपल लेके वहां की WBC को देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का ल्यूकेमिया इस पेशेंट के अंदर है। अगले ऑप्शन में इसने लिखा है द क्लाइंट हैज। कहते हैं कि प्लेटिलेट्स का नंबर बताता है। नहीं जी, प्लेटिलेट्स का नंबर बताने के लिए हमें कंप्लीट हीमोग्राम करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? कंप्लीट हीमोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जी देसी भाषा में PBC, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना पड़ता है, जिसके अंदर हमें क्या पता लगता है? प्लेटिलेट्स का काउंट। मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा। ऑल दैट अप्लाई है, मतलब एक या दो से ज्यादा आंसर, एक या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा है RBC का नंबर बताएगा। नहीं जी, RBC का नंबर कौन बताएगा? कंप्लीट हीमोग्राम, जिसको CBC बोलते हैं, वो RBC का नंबर बताएगा। तो इन CBC करवानी होती है। फिर इसने आगे लिखा D ऑप्शन के अंदर, तो C ऑप्शन भी नहीं है। D ऑप्शन में कहता टाइप ऑफ ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट क्लाइंट नीड्स। हाँ जी बिल्कुल, यदि आपको पता लगेगा कि कौन से टाइप का ल्यूकेमिया है, कितने एक्सटेंसिव लेवल पे है, वो कितने जो सेल है वो कितने अनडिफरेंशिएट हो चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उस ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों आंसर इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये ल्यूकेमिया के बारे में भी बताएगी और ल्यूकेमिया की जो कंडीशन है वो कितनी एडवांस हो रखी है इसके बारे में भी हमें
बायोप्सी, बोन मैरो की बायोप्सी बताएगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, ए एंड डी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नर्स है वो केयर कर रही है, केयर फॉर ए क्लाइंट, एक पेशेंट की केयर कर रही है, हु इज शेड्यूल्ड, उसको शेड्यूल हुआ है, उसको पोस्ट किया हुआ है, किस चीज के लिए पोस्ट किया हुआ है जी, एन अपर जीआई सीरीज, अपर जीआई की कोई स्टडी। जो क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन पहले किया था, या शायद मुझे लग रहा है आज का पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर जो हमने डिस्कस किया था ना, उसकी बात यहाँ आने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसने क्या लिखा है, अपर जीआई सीरीज। अपर जीआई सीरीज तो बेरियम से करते हैं, चलो देख आगे। द नर्स टीचेस, नर्स ने पेशेंट को टीच किया, क्लाइंट को टीच किया अबाउट द टेस्ट। सिंपल सी बात है, पेशेंट पूछेगा कि भाई कौन सा टेस्ट करने जा रहे हो, है ना, तो नर्स ने उसको बता दिया कि भाई आपकी अपर जीआई सीरीज करवा रहे हैं। तो अपर जीआई सीरीज क्या थी, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स, ऐसा पेशेंट ने क्या बोला, देखो नर्स ने उसको समझा दिया कि आपका ये टेस्ट कराना है, अपर जीआई का कोई टेस्ट कराना है। तो टेस्ट जाने के बाद में पेशेंट कुछ ऐसा बोला जिससे लगा कि पेशेंट को सारी स्टोरी समझ आ गई है। क्या लिखा, क्या बोला, विच स्टेटमेंट द क्लाइंट इंडिकेट्स, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो पेशेंट ने दिया वो इंडिकेट करती है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सेज टीचिंग, जो नर्स ने टीच किया उसके अंडरस्टैंडिंग पेशेंट को आ गई है। तो पहले ऑप्शन में इसने क्या लिखा है, आई विल, यानी कि पेशेंट बोल रहा है, सुनिए पेशेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। अब ये सिंपल सी बात है कि पेशेंट सही बोलेगा, पेशेंट को पता लग गया कि मेरा कौन सा टेस्ट है, जो नर्स ने समझाया था उसको पता लग गया। तो देखते पेशेंट क्या बोलेगा। पहले में बोला आई विल हैव टू टेक ए स्ट्रॉन्ग, क्या लेग्जेटिव, लेग्जेटिव क्या करते हैं जी, लेग्जेटिव जो पेशेंट की है, जो है उसको साफ करने का, जो लार्ज इंटेस्टाइन करते क्लीन करवाते हैं, जो स्टूल्स है वो पूरे के पूरे स्टूल बाहर चले जाते हैं। तो ये लेग्जेटिव का काम होता है कि पूरी कॉलन को क्या किया जाए, साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। किसको क्लीन किया जाए, कॉलन को, इंटेस्टाइन को क्या किया जाए, क्लीन किया जाए, साफ किया जाए, कि जो स्टूल है वो बाहर निकल जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना कौन से प्रोसीजर से रिलेटेड होता है, पता है। कॉलन को जब क्लीन करते हैं तो उसके बाद में कौन सा प्रोसीजर करना होता है हमें, कोलोनोस्कोपी। यदि किसी पेशेंट का कोलोनोस्कोपी होना हो ना, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि इसको लेग्जेटिव दो, तब आप लेग्जेटिव देते हो ताकि कॉलन साफ हो जाए। यदि कॉलन साफ है तो अच्छे से इमेज के अंदर व्यू आ जाएगा, पेशेंट की कॉलन दिख जाएगी, कोई अल्सर है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी माल फॉर्मेशन है, तो वो आइडिया हो जाएगा। तो सिंपल है, जो पहले ऑप्शन में ये बात कह रहे हैं ना कि स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव, क्योंकि मेरे को बहुत खतरनाक वाले लेग्जेटिव खाने पड़ेंगे एक रात पहले टेस्ट के, तो ये स्टोरी किसकी बता रहा है, ये स्टोरी बता रहा है कोलोनोस्कोपी। और कोलोनोस्कोपी क्या है, लोअर जीआई स्टडी है, क्या है, लोअर जीआई स्टडी। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या था, अपर जीआई स्टडी, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब आगे है, पहला ऑप्शन, दूसरे में क्या है, आई विल कॉन्ट्रास्ट, कहता कोई चीज देनी पड़ेगी, कोई कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या लिए जाएंगे, एक्सरे लिए जाएंगे, कोई कॉन्ट्रास्ट पीना पड़ेगा। जब इसने बोला कोई कॉन्ट्रास्ट पीना पड़ेगा, तो आपको क्या याद आ गया, बेरियम स्वेलो याद आ गया जी, बेरियम स्वेलो याद आ गया। और उसके बाद में क्या लिए जाएंगे, व्हाइल एक्सरेज आर टेकन, तो क्या लिए जाएंगे, एक्स रेस लिए जाएंगे। मतलब यही अपर जीआई सीरीज स्टडी है, इसी को बोलते हैं अपर जीआई सीरीज स्टडी। जब किसी पेशेंट को बेरियम पिला के या खिला के उसके एक्सरे लिए जाते हैं तो उसको अपर जीआई सीरीज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि पेशेंट ने सही आंसर दिया है। तीसरे में इसने लिखा है आई विल हैव ए सीटी स्कैन आफ्टर आई एम इंजेक्टेड ए रेडियो पैक कॉन्ट्रास्ट डाई। बोल रहा है कि मुझे आप इंजेक्शन लगाओगे रेडियो एक्टिव डाई का और फिर क्या करोगे, सीटी स्कैन करोगे। तो ये
कोई भी सीरीज से रिलेटेड नहीं है, सीरीज ऑफ एक्सरे से रिलेटेड नहीं है, जो अपर जीआई के सीरीज ऑफ एक्सरे, क्योंकि इसके साथ में तो क्या होगा, पूरे एब्डोमेन के एक्सरे सीटी स्कैन के साथ में लिए जाएंगे। फिर इसने लिखा है डॉक्टर विल पास एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू माई माउथ स्टमक, मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वो मुंह से डालेगा, स्टमक तक लेके जाएगा। तो आपको आइडिया है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट या विजुअलाइज करने की चीज जो पेशेंट के इसोफेगस से डाली जाती है, स्टमक में जाती है, वो क्या होता है, एंडोस्कोप होता है जी। क्या होता है, एंडोस्कोप होता है। तो एंडोस्कोपी भी क्या, अपर जीआई सीरीज स्टडी नहीं है जिसके अंदर सीरीज में एक्सरे लिए जाए, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे ऐसे एक्सरे लिया जाए, ऐसी कोई स्टडी एंडोस्कोपिक स्टडी नहीं होती है। वो कौन सी स्टडी होती है, बेरियम स्वेलो स्टडी को बोलते हैं, बेरियम स्वेलो को यही सीरीज स्टडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए आपके बोर्ड पे है, नर्स एक प्रिपेयर कर रही है, प्रिपेयर्स द क्लाइंट फॉर बेड साइड थोरासेंटेसिस। क्या करने के लिए, बेड साइड थोरासेंटेसिस करने के लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि थोरासेंटेसिस क्या होता है। थोरासेंटेसिस एक्चुअल में क्या होता है कि यदि किसी पेशेंट के प्लूरल स्पेस के अंदर, कहाँ पे, अब हमें थोड़ा प्लूरल स्पेस भी समझना होगा जी। पेशेंट के लंग्स है, लंग्स को एक कवरिंग कवर करे रखती है, क्या रखती है, एक कवरिंग कवर करे रखती है, तो हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। और जो लंग्स के अंदर और जो पैराइटल प्लूरा के अंदर जो स्पेस बचता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं जी। तो प्लूरल स्पेस इसमें कई बार क्या भर जाता है, यहाँ पे इसके अंदर कुमुलेशन हो जाता है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी कंडीशन, ये हो सकता है के अंदर हो सकता है, यदि पेशेंट को कैंसर है तब हो सकता है फ्लूइड का कुमुलेशन के अंदर। कैंसर है, प्लूरल इफ्यूजन तो हो रखा है, पर ये कैसे पता चले कि जो प्लूरल इफ्यूजन है कॉज है। तो हम यदि किसी पेशेंट के निडल लगा के यहाँ से, इसमें क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन को चूज किया जाता है। मिड एक्सिलरी लाइन को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो मैक्सिमम होता है। होते हैं और ट्रेन करते हैं और उसको एज ए सैंपल, हाँ कैंसर हो रखा है या कोई और डिजीज है, तो इसका निकालने की निडल लगा के सेंटेसिस का मतलब कैविटी से फ्लूइड रिमूवल। तो अब आप देखो कि किसी पेशेंट को बेड साइड बिठा के उसका क्या किया जा रहा है, थोरेसिक कैविटी से या प्लूरल फ्लूइड जो है या प्लूरल इफ्यूजन है वहां से फ्लूइड को निकाला जा रहा है। और किया क्या है, द क्लाइंट, नर्स ने हेल्प किया को बैठने की पोजीशन में बिठा दिया ऑन द टॉप द ओवर बेड टेबल। अब ओवर बेड टेबल क्या होता है, जो आपने हॉस्पिटल में गए होंगे वहां बेड के ऊपर क्या कार्डियक टेबल लगे रहते हैं और पेशेंट को ऐसे हैंड रेस्ट करवा के टेबल के ऊपर बिठा दिया जाता है। इस पोजीशन में वो कह रहे हैं पेशेंट को आगे कार्डियक टेबल पे झुका के
नर्स ने क्या किया है, बिठा लिया है। आगे द नर्स नर्स ने अंडरस्टैंड किया किस बात को, दैट दिस करेक्ट पोजीशन फॉर थोरेसेंटेसिस, बिकॉज क्योंकि ये जो पोजीशन है ना बेड बेड के ऊपर ये और आगे की ओर झुक के बैठा हुआ है। इसकी वजह से फायदा ये होगा, इसकी वजह से फायदा सिर्फ इतना होगा, तो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएंगे। इस क्या में आएगा, बेस ऑफ लंग्स पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बेस ऑफ लंग्स पे, यहाँ से निडल दिल्ली निकाल सकता हूँ। यही क्या होता है, तो इसके लंग्स कैसे होते हैं, इसके लंग्स होते हैं जी ऐसे, इसके लंग्स ऐसे पड़े होते हैं। अब इसके लंग्स ऐसे पड़े होते हैं तो कितने एरिया में बिखर जाता है, पूरी लेटरल सरफेस के अंदर फ्लूइड। यदि पेशेंट बेड पे लेटा होता तो सुपाइन पोजीशन में, बेस पे, लंग्स के बेस पे इकट्ठा हो गया, निकाल लिया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये पोजीशन, बिठाने वाली पोजीशन में थोड़ा सेंटेंसेस क्यों करते हैं भाई? मल्टीपल है। तो अब ये कि थोरासेंटेसिस में जो सिटिंग पोजीशन है उसको क्यों यूज किया जाता है, देखो जी, कहते हैं कि लेस पेनफुल। नीडल तो उतनी चुभेगी ना पेशेंट को, चाहे आप लेटा के चुभा दो चाहे उसको बिठा के चुभा दो, नीडल ने तो उतना ही पेन करना है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं सही है। दूसरा ऑप्शन लंग एक्सपेंशन, हाँ जी बिल्कुल, लंग को बिल्कुल एक्सपेंड करेगा। जब पेशेंट बैठेगा ना तो उसके जो लंग्स हैं वो अच्छे एक्सपेंड होंगे। पर क्या इसका कोई थोरासेंटेसिस में फ्लूइड निकालने से कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं। वो ऑप्शन तो भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि वो बोल रहा है कि बेस्ट पोजीशन क्यों है। चलो देखते आगे क्या लिखा है, फ्लूइड विल अकोमोलेट, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा एट द बेस ऑफ प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के बेस पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, सी, सी हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड कहाँ पे इकट्ठा हो गया, लंग्स के बेस पे इकट्ठा हो गया। सही है माइक तो, तेरी बत्ती कब जग रही है? वो कहने आवाज कट के दीजिए, तो मैं बोर्ड वाले नहीं कर रहा। ठीक है कोई नहीं, मैं ध्यान। बंद करते दीजिए इसको। देखिए गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड अकोमुलेशन। क्योंकि फ्लूइड अकोमुलेशन यदि उसके लंग्स के बेस पे फ्लूइड अकोमुलेशन हो रखा है तो हमें वहां से फ्लूइड को निकालने में बहुत आसानी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आवाज का ध्यान, कुछ लोगों का कंसर्न है कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने इस कॉलर पे लगाया कुछ आवाज आप तक करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी बोर्ड के ऊपर, कि अभी भी आवाज क्लियर, एक बार और लिख दिए मैसेज लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि हमें आइडिया हो जाए। मुझे लग रहा है कि मेरे वो मूवमेंट की वजह से शायद आवाज आप तक नहीं आ रही। अभी मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इसका, माइक का।
चलो ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं गाइस। एक क्लाइंट कम्स टू द इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर के अंदर एक पेशेंट आ गया, उसको क्या हो गया, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ब्रेथ, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तकलीफ हो रही है। देखते हैं आगे क्या हुआ है। द क्लाइंट्स कंडीशन डिटेरियोरेट्स क्विकली, जो सांस की तकलीफ आ रही है पेशेंट को वो और ज्यादा खराब हो रही है, डेटेरियोरेट हो रही है, और ज्यादा खराब हो रही है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। द फिजिशियन सस्पेक्ट्स, जो डॉक्टर है उसने आइडिया लगाया है, उसको लग रहा है कि जो पेशेंट को क्या हो रखा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है। क्या हो रखा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। देखो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी और उसकी कंडीशन डेटेरियोरेट हो रही है, लगातार और ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर को लग रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को हो सकता है, कि उसको क्या हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पता लग गया है, नर्स को पहले से एक्सपेक्ट है कि फिजिशियन कौन सा टेस्ट ऑर्डर करेगा, फिजिशियन कौन सा टेस्ट ऑर्डर करेगा। तो देखिए क्या वो चेस्ट एक्सरे करवाएगा, क्या वो अल्ट्रासाउंड, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करवा के देखेगा। तो गाइज आप गैस करिए इसमें कौन सा आंसर हो सकते हैं। क्या आपने आज तक सुना है कि चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें लंग्स की ब्लड सप्लाई का पता लग गया हो। देखिए हमें पहले ये समझ लेते हैं कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्चुअल में है क्या, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है क्या। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये जो लंग की गाइमा है वो एक्चुअल में क्या है, उसकी दो एल्वियोलाई बना लिए, इधर और एल्वियोलाई बना दिए, मान एल्वियोलाई बनाए। अब इनकी क्या आ रहा है, इनकी सरफेस पे क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, इसको रेड कर लेते हैं ब्लड सप्लाई को। इधर से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है जी। पर दिक्कत ये हुई कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, मतलब रास्ते के अंदर कोई क्या आ गई, ब्लॉकेज आ गई। क्या आ गई, कोई क्लॉट यहाँ पे फंस गया है, कोई क्लॉट फंस गया। यदि क्लॉट फंस गया तो ब्लड आगे मूव करेगा जी, नहीं करेगा ब्लड आगे मूव। यदि ब्लड नहीं करेगा तो ब्लड दूसरी एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेगा। आगे की जितनी जिस एम्बोलिज्म हुआ है उससे आगे होंगी सप्लाई जाएगी, एक दिक्कत आ जाएगी कि से आ रही है वो क्या ब्लड के अंदर मिक्स हो पाएगी, नहीं मिक्स हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ही नहीं आएगा एल्वियोलाई के अंदर। तो बहुत बार कंडीशन में ये होता है कि इवन हाफ ऑफ द लंग इवन फुल ऑफ द लंग क्या हो जाता है, पूरे पूरे लंग के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है। यदि पूरे के लंग के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, बताइए क्या आ रही है, के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, लंग के अंदर जो O2 आ रही है, क्या वो उसके सरफेस पे जो ब्लड आ रहा था उसके साथ मैच करेगी, ब्लड के साथ मैच करेगी, क्योंकि ब्लड आ ही नहीं रहा। तो ऑक्सीजन बेचारी एल्वियोलाई में पड़ी रहेगी, लंग्स के अंदर पड़ी रहेगी, और जो ब्लड है वो पीछे क्या होता जाएगा, वो लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं, ताकि वो क्या होता, दोबारा से सेचुरेट होता विद ऑक्सीजन। तो सेचुरेशन फॉल हो जाएगा पेशेंट को। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म, क्योंकि ब्लड आगे मूव नहीं करता, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव नहीं करेगा लंग्स की। तो एक कंडीशन हम कह सकते हैं कि पेशेंट को सांस तो पूरा आएगा, यानी कि उसको वेंटिलेशन तो क्या होगा, वेंटिलेशन तो उसको पूरा होगा, वेंटिलेशन तो उसको पूरा होगा। तो इसकी अगली कंडीशन है, जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफ्यूजन। अब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर तो होगी पर ब्लड के अंदर नहीं होगी। यदि ऑक्सीजन लंग्स के अंदर होगी, ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगी, तो उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन, यानी कि वेंटिलेशन मतलब पेशेंट को सांस तो पूरा, ऑक्सीजन लंग्स तक तो पहुंच रही है, एल्वियोलाई तक जा रही है, पर कहां नहीं जा पा रही है, परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, ये मैंने क्रॉस मारा है इसके ऊपर, देखो परफ्यूजन। आइडियली क्या होना चाहिए था,
जितनी वेंटिलेशन यानी कि ऑक्सीजन आती, उतनी ऑक्सीजन को किसके अंदर चला जाना चाहिए था, ब्लड के अंदर चला जाना चाहिए था। पर बीच में क्या अटका पड़ा है, बीच में अटका पड़ा है एक क्लॉट अटका पड़ा है। क्या अटका पड़ा है, एक क्लॉट ने इसको क्या कर लिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ने बीच में रोक दिया। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करवाएं, इसके हम अंदर हम देखें कि कितना पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है और कितनी ऑक्सीजन उसके ब्लड के अंदर जा रही है। दोनों का यदि हम रेशियो को निकाल के देखें, स्कैन करवा के देखें, तो उसके अंदर हमें आइडिया जाएगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, पल्मोनरी पल्मोनरी क्या हुआ है, एम्बोलिज्म हुआ है। अब आप आगे याद रखिएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। क्या हो जाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है जी, मिसमैच। मिसमैच का मतलब जितनी ऑक्सीजन आ रही है उतनी ऑक्सीजन कहाँ नहीं जा पा रही, ब्लड के अंदर नहीं जा पा रही है, परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन जो मिसमैच है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऑप्शन डी के थ्रू पता चलेगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन से पता चलेगा। हम ये बता देंगे कि लंग्स के अंदर कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितने लंग एक्सपेंडेड है, लंग तो एक्सपेंडेड ही होंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन आने में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई है, ब्लड नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में भी कुछ नहीं पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड भी हमें एनाटॉमी के बारे में बता देगा। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमें क्या बताएगा कि भाई जो लंग्स हैं, लंग्स की कौन सी जो लंग्स हैं उनकी कौन सी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, इसकी टाइडल वॉल्यूम कितनी है, ये बताएगा। टाइडल वॉल्यूम कितनी है, कितनी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, कितनी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, या इसकी जो टोटल कैपेसिटी, जाम के वाइटल कैपेसिटी कितनी है। ये सारी कैपेसिटी यानी कि लंग्स के अंदर कितनी ऑक्सीजन आ सकती है, कितनी एयर आ सकती है, कितनी बाहर जा सकती है, उसका हमारे वेंटिलेशन परफ्यूजन से लेना देना नहीं है, क्योंकि पेशेंट में ऑक्सीजन तो लंग्स के अंदर पहुंच ही रही है। दिक्कत कहाँ है, ऑक्सीजन लंग्स से ये जो है के अंदर आ रही है, ब्लड के अंदर नहीं जा रही है, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि ब्लड वहां पे पहुंच नहीं रहा, कोई क्लॉट ने ब्लड को आना बंद कर दिया, जो एक थक्का किसी डीवीटी की वजह से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, या फैट एम्बोलिज्म की वजह से, या एयर एम्बोलिज्म की वजह से कहाँ फंस गया है, वो उसके कैपिलरी, या हम कहें जो पल्मोनरी आर्टरी का सर्कुलेशन है उसके अंदर कोई भी क्लॉट या एम्बोलिज्म फंस गया है। ठीक है, तो हम ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। है यार एक नंबर ये नंबर। ठीक है, जो लोग इसका पीएफटी टेस्ट कर रहे हैं कि वेंटिलेशन मिसमैच हो गया, अब तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि लंग्स के अंदर, यदि किसी ने कमेंट किया है कि पीएफटी करवा के देखते हैं, करवा के देखते हैं, सॉरी, पल्मोनरी फंक्शन है कि लंग्स के अंदर कितनी एयर लंग्स बाहर गई और लंग्स ने कितनी एयर रखी और कितनी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है। तो ये सर इसका आंसर फ्यूजन स्केन। एक्चुअल में जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसने किसको ऑब्स्ट्रक्ट है, जो कि जो की तरफ पल्मोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई आ रही थी उसको क्या कर रखा है। तो वेंटिलेशन तो पेशेंट का ठीक रहेगा, जो परफ्यूजन का है उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, से हमें आइडिया होगा कि पेशेंट को क्या है। प्लीज आप टारगेट एम्स अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर गलत ना हो जाए क्वेश्चन में। थैंक यू। है द नर्स इज है वो प्रिपेयर प्रिपेयर
सिंपल। जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास लगाई है उनको भली बात पता है, जिनको मैंने थेरेपेटिक पोजीशन पढ़ा रखी है उनको इस बात का पता कि लंबर पंक्चर करने के लिए कौन सी पोजीशन है, लंबर पंक्चर के टाइम पहले में प्रोन पोजीशन उसमें नहीं देते हैं, साइड लाइन पोजीशन से लंबर पंक्चर नहीं कर पाओगे। अभी बताता हूँ क्या। चेस्ट यानी कि पेशेंट की जो चिन्ह है उसको क्या कर दोगे, चेस्ट की तरफ मोड़, पर इकट्ठा क्या करोगे एक्चुअल हुआ है। हमने क्या करवा लिया, क्या कर लिया, नेक का क्या करवा लिया, फ्लेक्शन करवा लिया, नेक का फ्लेक्शन करवा लिया, और इधर से नीज का फ्लेक्शन करवा लिया। किसका फ्लेक्शन करवा लिया, नीज का फ्लेक्शन करवा लिया। इस नीज के फ्लेक्शन की वजह से और नेक के फ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, जितनी भी वर्टिब्रा है उन वर्टिब्रा के बीच का एरिया है जहां पे हमने पंक्चर करना है, L3 L4 या L4 L5 के बीच में, यहाँ पे हमें लंबर पंक्चर करना है जाएगा ताकि वर्टिब्रास के अंदर वर्टिब्रा खुल जाएंगे। देखो यदि पेशेंट ने अपने, मान लो कि ये पेशेंट की क्या थी, बैक थी, यदि उसको हमने फ्लैक्स करवाया तो वर्टिब्रा इधर से क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज होने की वजह से वर्टिब्रा खुल जाएंगे, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, लंबर पंक्चर का जो प्रोसीजर है उसके नीज है उनको पे, यानी कि उसके जो नी है पेशेंट के वो भी चेस्ट पे लग जाएंगे, और जो जो उसकी चिन्ह है वो भी क्या लग जाएगी, चेस्ट पे लग जाएगी, जिससे पेशेंट की सी पोजीशन बन जाती है। सी पोजीशन यूज कर, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, अगर अगर है कि क्लाइंट फॉर इसके लिए सुबह मॉर्निंग में कोलोनोस्कोपी होती है, टू एडमिनिस्टर को कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्या है, अगले दिन उसकी क्या होनी है, कोलोनोस्कोपी होनी है। अगले दिन कोलोनोस्कोपी होनी है, तो आज शाम को क्या, इसमें विटामिन के, दूसरे में लिखा है कोमाडिन, तीसरे में लिखा है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, और चौथे में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो पहला ऑप्शन है विटामिन के, ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। किसके लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए विटामिन के का यूज किया जाता है। वॉरफेरिन, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है, यानी कि जो उसके थक्का बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, जो कोगुलेशन की प्रोसेस है, कोगुलेशन की प्रोसेस उसको क्या करता है, स्लो करता है, कोगुलेशन की प्रोसेस को क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, एथिलीन का जो सॉल्यूशन है, क्लियर नहीं आ रही, चलो बस एंड ही कर दें सेशन, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, रुकती भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन, एक सॉल्यूशन होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल,
करता है, जो हेल्प करता है, जिसको हम जो हेल्प करता है, हम क्या कर देते हैं, वो इंटेस्टाइन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसी के होते हैं, और हम के क्वेश्चन हम अगली सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम हैं हमारी क्लास का आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और जो लोग हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं